क्या है। अभी फिलहाल में देखा गया जो एमजेके कॉलेज में बहुत सारी जो छात्राएं हैं हमारी, उनके साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा। जो टीचर जो हमारे उन पे लगा, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ये आज के टाइम में भी होता है। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एमजेके कॉलेज की घटना जो कि काफी शर्मसार कर देने वाली घटना थी, पूरे महाविद्यालय को और पूरे जिला को इससे शर्मसार होना पड़ा। आरोप लगते रहे हैं संजय जायसवाल पे कि उन्होंने जो ओवरब्रिज बेतिया का बनना था उनके वजह से डिले हुए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है बेतिया के छात्र नेता, एबीपी के जो छात्र नेता है, और ये बहुत चर्चित चेहरे बन चुके हैं हमारे बिहार के, बेतिया के, जो युवाओं के और छात्र के काफी हित में काम करते हैं और उनके लिए काफी तत्पर खड़ा रहते हैं। जब भी जरूरत हुई उनको तो हमेशा वहाँ पे मिलते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि क्या कैसे इनको कैसे फ्यूचर देखना है, क्या करना है, उसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप राजनीतिक में कैसे आए, क्या सोच थी कि आगे क्या करना है, उसके बारे में आपसे जानना। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ और आपके पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। इसके लिए भी आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं अपनी राजनीति की शुरुआत यही बेतिया से ही शुरू किया। मैं आलोक भर्ती से मेरी शिक्षा 10 तक हुई। उसके बाद इंटर से मैं एमजेके कॉलेज में आ गया। जब एमजेके कॉलेज में जब इंटर में नामांकन लेने के लिए आया तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रेजुएशन में भी नामांकन में बहुत थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैंने उस चीज को एक्चुअल में समझा कि छात्रों का कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एडमिशन से लेके कॉलेज से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बेसिकली मैंने बहुत करीब से देखा। तो हालांकि शुरुआत मेरी बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई। उसी के राष्ट्रीय आजाद मंच से मैंने शुरुआत किया। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, उसके बाद बजरंग दल से जुड़ा। उसके बाद ये लगातार सफर चलता रहा और उसके बाद विद्यार्थी परिषद से आज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और एमजेके कॉलेज के छात्र के रूप में भी अपना जो भी होता है काम सेवा देते हैं। चलती है। अभी जैसे कि है, काफी लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाता है, काफी लोग मतलब अपनी तरह से राजनीति करता ही करता है। क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा युवा जो है उन लोग को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को एकदम राजनीति में आना ही चाहिए। अगर देखिए आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम युवा अगर अपनी राजनीति में नहीं आएंगे तो युवाओं की क्या मतलब क्या उनका मांग है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, ये 60 साल के नेता नहीं जान पाएंगे और ये उनकी बस की बात नहीं। तो जब तक युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इस देश का युवाओं का भविष्य कभी नहीं सुधर सकता है। जब कभी भी मतलब कोई भी नेता मंच से चढ़ता है तो युवाओं की बात जरूर करता है, लेकिन युवाओं के लिए क्या करता है ये आपसे और आपके दर्शकों से छुपा नहीं है। जब भी कभी नेता कोई मंच से चढ़ता है तो बोलता है युवा मेरे देश की रीढ़ है, लेकिन उस रीढ़ के लिए क्या किया उस नेता ने, ये आपसे और हमसे कभी नहीं छुपा। तो हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो आए और कम से कम जितना संभव हो पाता है राजनीति में जब आएंगे। जब एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर योग्य व्यक्ति अगर नहीं आएंगे तो अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करने लगेंगे। तो योग्य व्यक्ति का आना आवश्यक है। पढ़े लिखे युवा जब आएंगे राजनीति में तो कहीं ना कहीं तभी इस देश का विकास संभव है और इस देश का युवाओं के लिए जितनी महत्ता वो समझ पाएंगे, शायद दूसरे नेता नहीं समझ पाएंगे। सही बात है। एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ तक देखना चाहते हैं और किस तरह के देखना चाहते हैं, किस पद पे अपने आप को देखना चाहते हैं? देखिए, ये अगले 5 सालों में तो बहुत लंबा समय हो जा रहा है। ये कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन अनवरत काम चलते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मैं अपने जीवन में मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पे 4 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपने 4 अक्टूबर के जन्मदिन के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जब मैं दुर्गा बाग जाता हूँ तो 1 वर्ष का लक्ष्य अपना निर्धारित जरूर करता हूँ। 5 वर्षों का तो नहीं पता, आज पहली बार आपने जिक्र किया तो मुझे लगा कि नहीं 5 वर्षों का भी एक टारगेट लेके चलना चाहिए। क्योंकि मैं 1 साल का जरूर टारगेट लेके चलता हूँ कि इस वर्ष आने वाले अगले वर्ष में मुझे क्या कर लेना।
जैसे कि कितने लोगों से नए संपर्क कर लेना है, कितनी अन्य चीजें कर लेनी है। 1 साल का लक्ष्य मैं निर्धारित कर लेता हूँ और उसी लक्ष्य पे हर महीने थोड़ा बहुत जो भी होता है काम जरूर करते रहता हूँ, ताकि आने वाले समयों में आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है जीवन में। आपको जब तक आपका लक्ष्य पता नहीं रहेगा, तो एकदम हम दौड़ रहे हैं लेकिन लक्ष्य का पता नहीं है जाना कहाँ है, हाँ, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हमें कर क्या रहे हैं। सही। तो सबसे बड़ा जीवन में है कि आपको लक्ष्य अपना पता होना चाहिए। तो मुझे अपना हर एक वर्ष का लक्ष्य पता होता है कि मुझे इस वर्ष क्या कर लेना है। तो मैं हर एक वर्ष वो चीजें करता हूँ और लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। पिछले कई वर्षों से जो लक्ष्य मतलब रहता है, बहुत उसके करीब पहुंच जाता हूँ। इस बार वर्ष भी प्रयास है कि जो लक्ष्य है उसको पूरा कर लिया जाए। 2-4 महीने समय बचा है, तो निश्चित ही उसको पूरा कर लिया जाए। विधायक के चुनाव लड़ने वाले हैं? ना 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 अभी बहुत अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर है। चलिए बढ़िया है। अभी फिलहाल में देखा गया जो एमजेके कॉलेज में बहुत सारी जो छात्राएं हैं हमारी, उनके साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा। जो टीचर जो हमारे उन पे लगा, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ये आज के टाइम में भी होता है? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एमजेयू कॉलेज की घटना जो कि काफी शर्मसार कर देने वाली घटना थी, पूरे महाविद्यालय को और पूरे जिला को इससे शर्मसार होना पड़ा। और हमें खेद है कि इस तरीके के भी शिक्षक आज हमारे समाज में मौजूद है। हाँ। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अगर महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में अगर हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य जगह पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। काफी दुर्भाग्य का विषय था। आज वो मामला न्यायालय में है, चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे कि जो भी निर्णय होगा वो मतलब सही होगा। अच्छा, और भी केसेस हुई हैं, कुछ छात्राओं के साइकिल चोरी हो जाती है, उसमें आपने बहुत हेल्प की, उसकी साइकिल भी वापस कराई। ऐसे ऐसी काफी सारी सुविधाएं असुविधाएं कॉलेज में होती रहती हैं, ठीक है। बट अभी जो हमारे कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम मतलब किसी से बयान नहीं कर सकते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कॉलेज की कैसी है। इस पे आप क्या अपना राय देना चाहेंगे? देखिए, निसंदेह जो कॉलेज की और अपने जिले की जो कॉलेज की मतलब मूलभूत सुविधाएं, हाँ। काफी अभाव है इसका। अगर हम लगभग 17,500 के आसपास हमारे एमजीयू कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं नामांकन। हाँ। अगर 17,500 बच्चे अगर एक बार आ जाए पूरे महाविद्यालय में, तो उनकी बैठने की व्यवस्था तो छोड़िए, उनके खड़े होने की व्यवस्था है। हाँ। तो ये स्थिति है। और जैसा आपने बताया साइकिल चोरी का, तो मैं इस वीडियो से मतलब जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि अपना साइकिल हो या जो भी चीज है, आप जब भी जाए किसी भी कॉलेज में जाए, हर कॉलेज का अपना साइकिल स्टैंड बना होता है, उसके साइकिल स्टैंड में लगा। उस दिन हुआ क्या था कि उस बच्ची का जो साइकिल था वो साइकिल स्टैंड के बाहर लगाई थी, क्योंकि साइकिल स्टैंड बंद था। 9 बजे खुल जाना चाहिए था, वो कॉलेज की लापरवाही के कारण वो स्टैंड नहीं खुला, जिस कारण बच्चे नहीं लगा पाए। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर बार वो स्टैंड बंद रहे, हर वो कर्मचारी हमेशा ये गलती करे। उसने गलती की थी तो उसकी गलती की सजा उसको मिला। और 2 बच्चियों के उस दिन साइकिल चोरी हुआ था और दोनों बच्चियों को 5-5 हजार का चेक महाविद्यालय के द्वारा दिया गया। और सभी छात्रों से और सभी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह रहेगा कि आप लोग जब भी जाए महाविद्यालय में, कॉलेज में जब भी जाए, अपना बाइक साइकिल स्टैंड में जरूर लगा, क्योंकि वहां से अगर चोरी होती है तो उसकी जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासन की होती है। अभी लगातार कई दिनों से हमारे पास फोन आते हैं कि मेरा साइकिल चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया। हम लोग उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप महाविद्यालय के किसी भी कोने में लगा देंगे तो पूरे महाविद्यालय के कोने में की जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन नहीं ले सकता है। आपको साइकिल स्टैंड में लगाएं, साइकिल स्टैंड में लगाएंगे तो वहाँ के कर्मचारी जो भी है गार्ड नियुक्त होते हैं उनकी देखरेख के लिए। अगर वहां से अगर चोरी होती है तो उसकी जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासन की है। अगर वहां से चोरी होती है तो आप हमें सूचित करें, जो संभव हो पाएगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी महाविद्यालय में बनी है, निसंदेह शिक्षा का व्यवस्था अपने बिहार में किस तरह से बन गया है आपसे छुपा नहीं है। वही बात। पहले मजदूरों को पलायन करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, आज हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी पड़ती है तो हमें दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है। क्योंकि 3 साल का कोर्स 6-6 साल 5-5 साल में हो जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के लगातार विरोध के बाद अब तो सेशन थोड़ा सा पटरी पे आया है। सेशन लंबित जो था लगभग पूरा हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं शिक्षा व्यवस्था में बिहार में खास करके और बिहार विश्वविद्यालय में, जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता है और होना चाहिए। धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उसे तीव्र गति देना चाहिए ताकि जो बच्चे
पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उसे रोका जा सके। बहुत सारी चीजें देखेंगे, हमारे एमजे कॉलेज में छात्रावास की भी सुविधा है, बट आज के टाइम में वो खंडहर पड़ा हुआ है, या तो उसमें होमगार्ड के स्टाफ रहते हैं या कोई और काम होता है, बट वहाँ पे कोई छात्रावास की सुविधा नहीं है। और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आप चले जाओ वहाँ पे गाय भैंस लोग चलाता है साइड एरिया में, वो उस पे आप क्या देखना चाहते हैं? क्या देखिए, छात्रावास है और एक्चुअल में छात्रावास के बच्चों को लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की ये नाकामी है कि मतलब ऐसी स्थिति बन गई है ना कि कोई भी काम अगर महाविद्यालय प्रशासन करता है या जो भी लोग वहाँ के कर्मचारी करते हैं, जो भी प्रोफेसर शिक्षक जो भी करते हैं, वो लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका है। पिछले दिनों भी उसका जीर्णोद्धार के लिए कमेटी बनी थी, जीर्णोद्धार हुआ भी, लाखों रुपए बंदरबाट कर लिए गए, लेकिन अभी भी उस हॉस्टल की स्थिति जस की तस बनी है। दुर्गाबाग के पास पीजी हॉस्टल है, उसके उसी के कैंपस में एक ओबीसी छात्रावास है, जिसमें आज मेडिकल कॉलेज के छात्र रहते हैं। आज कहीं ना कहीं उस छात्रावास को भले ही दे दिया गया, लेकिन वो छात्रावास ओबीसी छात्रावास है, वहाँ ओबीसी के बच्चों को और वहाँ अन्य बच्चों को वहाँ जगह मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों को दे दिया है, कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। इस पे मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन इसको संज्ञान में ले और हॉस्टल को खाली कराए और ओबीसी के छात्रों को वो उसको मिलना चाहिए, उसको आवंटित कर दिया जाए। जी, उसको आवंटित करना चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारी केसेस हुई है हमारे बेतिया में, बहुत सारी चीजें। अभी हाल फिलहाल में जो वाइस चांसलर आए थे, उनके 2-3 दिन के आने से पहले ही पूरा जो साइड का एरिया है, दीवार है, उस पे कांटे लगा दिए गए, उसके पेंट पोचारा कर दिए गए। ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो गया। ऐसे अगर वाइस चांसलर नहीं आती तो फिर हमारे कॉलेज की जो दशा है वो ऐसे ही रहता। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय वीसी साहब जब महाविद्यालय में एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन के लिए आए थे, आने के उनके पहले जो काम महाविद्यालय प्रशासन ने कराया, वो एक लूट घसोट का अड्डा बन चुका था। उसमें ये होड़ लगी थी कि कौन कितना पैसा कमा सकता है, कौन कितना काम अपने नाम पे लिखवा सकता है। पूरे कॉलेज के कर्मचारी, शिक्षकगण, जो भी प्रोफेसर लोग हैं, उन्होंने एकदम दोनों हाथ से जो पैसा लूटने का काम किया जाता है, उन्होंने लूटने का काम किया। एकदम 4th ग्रेड से भी घटिया काम उस महाविद्यालय में वीसी साहब के आगमन पे किया गया था। जाकर देखेंगे पूरे साइड के जितने भी दीवार है, सारे का पेंट झड़ चुका है, सब झड़ चुका है। आप एक गिलास पानी लेंगे, उसमें एक बोतल पानी अगर दीवार पे मारेंगे, तो पूरा पेंट एकदम पानी की तरह, पानी के साथ वो नीचे आ जाएगा। पूरे जो कांटे वाले तार लगाए गए हैं, उसमें भी 2 नंबर 3 नंबर ईटा का प्रयोग किया गया था, जिसके हमारे विरोध के बाद उस ईटा को तुरंत बदला गया। अभी भी जो कांटे वाले तार लगाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। बर्सर साहब की जांच होनी चाहिए, जो एमजे कॉलेज के बर्सर है, उनकी आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने बर्सर बनने के बाद इतनी अकूत संपत्ति अर्ज ली है। मैं तो मांग करता हूं कि उनके आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बर्सर बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से घोटाले किए महाविद्यालय में, पूरे चारों तरफ घटिया निर्माण कार्य है, अन्य में जो भी मतलब जो भी 1 रुपए का जो चीजें उसको 10-10 रुपए का बिलिंग करके बनाया गया, तो उस चीजों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। इसमें सारे शिक्षकगण, प्रिंसिपल और बर्सर जो भी लोग संलिप्त है, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे जितनी फंडिंग आती है कॉलेज के लिए, या फिर जितनी कमाई होती है कॉलेज की, उसके हिसाब से अगर व्यवस्था पूरी तरह से दिया जाए तो प्रॉपर हमारे कॉलेज पे एक छात्रावास की सुविधा हो सकती है, प्रॉपर रेगुलर क्लास की सुविधा हो सकती है, और भी नए रूम्स क्लास बनाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, अगर मजबूत इच्छा शक्ति रहेगी तो क्या नहीं हो सकता। हम लोग तो बिहार के लोग हैं और बिहार को जुगाड़ के लिए जाना ही जाता है। अगर चाहे तो महाविद्यालय करके, अगर इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, महाविद्यालय प्रशासन चाहे तो क्या नहीं करा सकता है। जैसे कि आज तक पीने के लिए पानी की व्यवस्था आज तक महाविद्यालय में नहीं था। वो तो धन्यवाद देना चाहेंगे चनपटिया के चेयरमैन जी का, जिन्होंने अपने सौजन्य से आरओ वाटर का व्यवस्था महाविद्यालय में कराया। लेकिन फिर भी 17,000 बच्चों में एक आरओ वाटर पर्याप्त नहीं है। वो एक बिल्डिंग में लगा हुआ है और कॉलेज इतना बड़ा कैंपस है कि एक बिल्डिंग के बच्चे दूसरे बिल्डिंग में जाकर पानी पीना संभव नहीं। तो मैं मांग करता हूँ जिला प्रशासन से भी और महाविद्यालय प्रशासन से भी कि हर विभाग में एक अपना उसका आरओ वाटर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि पीने पानी एक ऐसा चीज है जिसके बिना जीवन शायद संभव नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पानी की कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। पानी, शौचालय और भी अन्य चीजें हैं जिसकी सुविधाएं एकदम महाविद्यालय में होनी ही चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि एक और चीज है, आप छात्र नेता हैं, छात्र के हितों की बात करते हैं,
छात्र के लिए लड़ते भी हैं। आपको बहुत बार देखा गया है रोड पे ऐसे लेट के प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र के हित के लिए, या फिर प्रिंसिपल से लड़ना हो, डीएम से लड़ना हो, कहीं भी आप लोग डरते नहीं है। छात्र नेता है तो किसी से डरते नहीं है, हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। बट जो हमारी सिस्टम बनी हुई है पढ़ाई के लेकर, यहाँ की जो एजुकेशन हमारे यहाँ है, मुझे नहीं लगता बीसीए के और बीबीए के अलावा कोई एमजेके कॉलेज में रेगुलर क्लास चलता भी है, कोई क्लास नहीं चलता। बट इस सारी चीज को अगर रेगुलर हम करते हैं, इसमें सुधार करते हैं, तो कितना सुधार कर सकते हैं, या फिर कि कहाँ तक हम उसमें ले जा सकते हैं? देखिए, अगर वोकेशनल कोर्स की बात अगर छोड़ हाँ, तो शायद ही कोई ऐसा मतलब विषय होगा जिसमें रेगुलर क्लास चलता है। और अगर क्लास रेगुलर चलने लगेगा, बच्चे जब आने लगेंगे, तो अपने आप कॉलेज का जो वातावरण एक शिक्षामय माहौल में ढल जाएगा। हाँ, लेकिन महाविद्यालय में सब चीजें तो होती है, क्लास छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज आपको महाविद्यालय में देखने को मिलती सारी चीजें है। आप एमजेए कॉलेज में आएंगे तो आपको भैंस चढ़ते हुए दिखेगी, घोड़ा का अस्तबल दिख जाएगा, हाँ, बच्चे बाइक से स्टंट करते मिल जाएंगे, रील्स वाले मिल जाएंगे, हाँ, रील्स स्टार मिल जाएंगे। सब पूरी दुनिया की जो भी चीजें हो सकती है वो हो सकती है वहाँ। जन स्वराज का वहाँ रैली हो सकता है, रैली हो सकता अन्य पार्टियों की रैली हो सकती है, हम्म, अन्य जो भी प्रदर्शन है, जो भी नुक्कड़ नाटक या जो भी चीजें हैं वहाँ हो सकती है। सरकारी सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ नहीं हो सकती। एजुकेशन से कोई पढ़ाई मतलब के अलावा सारी चीजें महाविद्यालय में होती है, जिसमें लेकिन वहाँ की गेस्ट फैकल्टी जो बनाई गई है, गेस्ट फैकल्टी को सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा गया। हाँ, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम उनसे कराता, लेकिन उन्हें उनसे उनके पढ़ाई के लिए, क्लास के लिए कभी ये दबाव नहीं बनाता है, ना ही कभी क्लास चल पाता। तो ये तो मांग करते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए, और क्लास चलेगा तो कहीं ना कहीं बेहतर एक विकल्प और बेहतर चीजें निकल के आएंगी। जो हमारे यहाँ की कॉलेज व्यवस्था है वो तो बिल्कुल खत्म है, वो पूरे बिहार में कहीं स्वस्थ नहीं है, एकदम चरमरा सी गई है। बट हमें लगता है कि हमारे यहाँ और कॉलेज की नीड है, खासकर बेतिया में। एक कॉलेज में 17-18 हजार बच्चे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अगर रेगुलर क्लास भी कर देते तो मुश्किल ही नहीं है, खड़ा होने की तो जगह ही नहीं है। तो इस पे आप लोग छात्र नेता है तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि और कॉलेज की मांग जो है उस पे कितना काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी मांग अभी एक है कि अपने यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक अगर विश्वविद्यालय अपने जिले में अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं से हजारों छात्रों, लाखों छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। अब समझिए कि जो बच्चा वाल्मीकि नगर का है, उसको 100-125 किलोमीटर दूरी तय करके मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। अगर पीजी का, हम अभी पीजी के छात्र हैं, अगर हमें एग्जाम देने यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो मतलब समझिए कि अगर फर्स्ट सीटिंग पे है तो मुझे प्रयास करना पड़ता है कि हम मतलब सोचते हैं कि एक दिन पहले वहां पहुंचे, हाँ, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम है और कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वहाँ मतलब टाइमली पहुंच जाए। तो हमें एक दिन पहले जाना पड़ता है। बाकी वाल्मीकि नगर के जो बच्चे हैं, उन्हें एक दिन पहले वहां जाना पड़ता है मुजफ्फरपुर एग्जाम देने। तो एग्जाम देने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, और रिजल्ट पेंडिंग, ना जाने अन्य कितनी सब मतलब चीजें हैं जिसके कारण बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम मांग करते, सबसे बड़ी मांग अभी हमारी, हम लोग की यही है कि विश्वविद्यालय की स्थापना अपने जिले में हो। एक्सटेंशन काउंटर खुल तो गया है, लेकिन अभी तक जिस ढंग से चाहिए उस तरह से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ से डाटा कलेक्शन करके यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, हाँ, और यूनिवर्सिटी फिर उसको अपने स्तर से सुधार कर रहा है। तो बात वही हो गया, जैसे कॉलेज वाले अपने यहाँ डाटा कलेक्ट कराते थे, कलेक्ट करा के वहां भेजते थे, तो बात सेम टू सेम वही हो गई। ये तो एक्सटेंशन काउंटर के नाम पे तो सिर्फ समझिए कि हम लोग को मुफ्त बना दिया गया। तो बीसी साहब से ये मांग करते हैं कि एक्सटेंशन काउंटर जो चालू हुआ है उसको पूर्ण रूप से चालू किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले ही लेगा। बिल्कुल। रही बात हमारे बिहार की शिक्षा की, यहाँ पे पूरे बिहार में कहीं शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है जो प्लेसमेंट देती है बच्चों को, जिसके चलते बाहर के बच्चों को जाना पड़ता है, बाहर के कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो कितनी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ भी वैसे सुविधाएं मिल जाए, हमारे यहाँ की जो कॉलेज व्यवस्था है उसमें बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाए, या फिर यहीं से बच्चों को जॉब क्रिएट करके दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है? यहाँ की सरकार तो निरंकुश हो गई है एकदम। कोई इस तरह की व्यवस्थाएं या महाविद्यालय भी अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा। पिछले दिनों माननीय वित्तीय सांसद डॉक्टर संजय स्वामी के द्वारा एक जॉब मेगा कैंप लगाया गया था, जिसमें कई हजार बच्चों को शायद एक साथ जॉब मिला भी था। कई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी उसमें आई थी। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि है, उन्हें यह प्रयास करना ही चाहिए कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बीबीए, बायोटेक, सीएनडी, या जो भी वोकेशनल कोर्स के बच्चे जो कम से कम पढ़ रहे हैं, इतना महंगा कोर्स का पढ़ाई अगर कर रहे हैं यहाँ से, तो कम से कम उनकी प्लेसमेंट की गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए, या अपने स्तर से उन्हें कहीं ना कहीं
प्लेसमेंट दिलवाना चाहिए, ताकि उनके बच्चों को जो रोजगार का साधन है उन्हें जरूर मिलना चाहिए। और महाविद्यालय को भी अपने स्तर से इस पर प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें उनकी प्लेसमेंट की गारंटी तो महाविद्यालय को जरूर लेनी ही चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे अभी जॉब की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का मिथ है कि हम जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्राइवेट जॉब को कोई जॉब मानता नहीं, उन लोगों को चाहिए सरकारी जॉब, फिक्स जॉब। इस पे आप बच्चों को क्या करना चाहेंगे कि सरकारी जॉब ही ले या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी उनको इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए, आज की डेट में सरकारी जॉब में जिस तरीके की कंपटीशन बढ़ा है, उसके बाद से बहुत टफ हो गया। और 140 करोड़ की आबादी है पूरे देश की, और हमें नहीं लगता है कि सभी किसी को जॉब, सरकारी जॉब मिल पाना मुश्किल। और एक मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मतलब अगर आपकी स्टूडियो के बाहर अगर कोई पकौड़े की दुकान है, तो वो भी एक रोजगार ही है। तो कहीं ना कहीं आपके स्टूडियो के बाहर ही अगर जैसे मैंने आया, तो आपके स्टूडियो के बाहर जितने भी दुकान है या अन्य जो भी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए, तो भी एक रोजगार का साधन है। तो कुछ लोग उसको मजाक बनाने लगे कि पकौड़ा तलने का ये है वो है। तो देखिए, मैं युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि आप निसंदेह प्रयास करें, प्रयास कीजिए सरकारी जॉब के लिए। अगर आपको लगता है, देखिए, मेरी कितनी एबिलिटी है हमको पता है, मेरे अंदर क्या क्षमता है मुझे अवश्य पता है। अगर मैं कहूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। तो अपने आप को धोखा नहीं दीजिए, आपको अंदर आपकी कितनी क्षमता है आपको पता है। अगर लगता है कि आप वो चीज कर लेंगे, तो अवश्य ही प्रयास कीजिए। 2 साल 4 साल जितने साल आपको लगता है कि करना चाहिए, प्रयास कीजिए। निसंदेह आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अन्य भी बहुत सारे विकल्प है। अभी लगातार मुद्रा योजना, रोजगार योजना, या बहुत सारे ऐसे मुद्रा लोन की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है। आप अपने स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं कि क्या हो सकता है बेहतर। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम दिए, एमजेके कॉलेज में हम लोग एग्जाम दिए, आरएसवाई कॉलेज में एग्जाम दिए, 12th का आरएसवाई में मेरा पढ़ा था, एमजेके में ग्रेजुएशन का पढ़ा हुआ था। इसमें ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई एग्जाम के टाइम में बच्चों को चीट करते हुए। लगभग मैं 12th में था, तो एक बच्चा मोबाइल से भी चीट कर रहा था, और एक टीचर ऐसे भी थे जो खुलेआम चीट करा रहे थे। एमजेके कॉलेज में भी ये चीज देखा गया है, वहां पे भी ग्रेजुएशन टाइम में चीटिंग चली है। तो शिक्षक व्यवस्था में ये गड़बड़ी कैसी है? जैसे कि पूरे बिहार में जो मतलब एक बिहार का जो परिदृश्य बन गया है ना अन्य राज्यों में, बहुत, अगर आप बिहार से अगर स्टेट टॉपर भी अगर बन के जाए ना, तो लगता है कि ये झोल माल वाला, ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला कहा। हाँ, वही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब एक बहुत बड़े एक मतलब जो बोलते हैं कड़े एक्शन की जरूरत है, एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। के पाठक आए तो बहुत सारी चीजें सुधरी भी थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद जैसे कि जस की तस स्थिति बनती जा रही है। तो महाविद्यालयों में चीट का एक बार बहुत पहले आरएसवाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काफी न्यूज चैनलों ने कवरेज भी किया था। जमीन पर बैठ के एग्जाम बच्चे दे रहे थे किस पेपर खोल के। तो ये तो सामान्य सी बात है महाविद्यालयों में चीट का। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि नकल रोका जाए। हालांकि देखिए, हम लोग एक सिस्टम में नहीं, हम लोग सिर्फ मांग कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर के जो सिस्टम के अंदर है, जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, जो शिक्षक है, उनको अपनी मतलब अपनी चीजें पहचाननी होंगी, अपनी ईमानदारी से उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, कि वो जिनका कर्तव्य है उसके लिए जिनको उनको नियुक्त किया गया वो चीजें होनी चाहिए। तो वो इस चीज को नहीं करते, खुद स्वयं चीट कराते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पर महाविद्यालयों को भी संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे जिला प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। कैसे हमारे यहाँ की जो शिक्षक की व्यवस्था है, जो शिक्षक लोग हैं, आपको लगता है उसमें चेंजेस करना चाहिए? जो कुछ टीचर को सस्पेंड करके हटाना चाहिए, बिल्कुल, और नए भर्ती के करना चाहिए? बिल्कुल। एक बार मैं तो कहता हूँ कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर होनी चाहिए। जो उस तरीके के शिक्षक है, या जो उस तरीके के टाइम पास करने वाले जो जुगाड़ू टीचर, जो जैसे तैसे बन गए हैं, उनकी एक बार परीक्षा लेनी चाहिए एक बार, और वैसे लोगों को चिन्हित करके हटानी चाहिए, और योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। आज लाखों युवा सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिखे, उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो एक बार वैसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तेजस्वी यादव के टाइम में शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें बिहार, यूपी के भी बच्चे आए थे, और भी स्टेट के बच्चे भी आए थे। तो इस चीज में केवल बिहार के स्टूडेंट को नहीं दिया जा सकता था नौकरी, कि बाहर को भी बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ा? बिल्कुल, ये मांग हमारी भी थी, और मैं मांग करता भी हूँ, क्योंकि बिहार का सबसे पहला अधिकार बिहार के बच्चों का, क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा बेरोजगारी है। अन्य राज्यों में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ बिहार के बच्चों को बहुत सारे एग्जामों में नहीं बैठने दिया जाता, नहीं अटेंड करने दिया जाता।
जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बिहार के जो शिक्षक है, कम से कम बिहार के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस नीति में सुधार करना चाहिए और बिहार के बच्चों को ही पहला अधिकार है यहाँ के सरकारी जॉबों पर। तो सरकार इस नीति में सुधार करे और बिहार के बच्चों को ही शिक्षक व्यवस्था में बैठने की अनुमति दी। अब आते थोड़ा राजनीति में। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके कार्यकाल 15-20 साल रहा, अभी भी है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो और तेजस्वी यादव ये नए हैं हमारे लिए, बिहार के लिए। तो इनमें और इनमें कितना अंतर है और दोनों में बेहतर कौन है बिहार के लिए? देखिए, दोनों में बेहतर तो कोई नहीं है आज के डेट में। नीतीश कुमार का कार्यकाल निसंदेह शुरुआत के दिनों में जब मुख्यमंत्री बने तो 2005 2010 के कार्यकाल कहीं न कहीं बहुत ही बिहार के योगदान, मतलब बिहार के इतिहास में जब भी लिखा जाएगा उसमें उनका एक महत्वपूर्ण योगदान देखा हालांकि जाएगा। नीतीश कुमार आप ही के जैसे छात्र नेता भी रह चुके हैं। वही चीज है, लालू यादव भी और जो भी अन्य जो भी पटना यूनिवर्सिटी से जेपी आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता हाँ। हो गए। लेकिन नीतीश कुमार का जो शुरुआती कार्यकाल था काफी बहुत, मतलब बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके का उनका मानसिक संतुलन दिन पर दिन बैठते जा रहा है, और मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि बिहार में एक नए विकल्प की आवश्यकता है, नए कोई नेता की आवश्यकता है जो आए तो पूरी शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था है को पूर्ण रूप से काबू कर सके। जैसे आप देख रहे होंगे लगातार अपने जिले में विगत कई दिनों में लगातार हत्याएं हो रही है, तो सरकार भी और जिला प्रशासन भी एकदम निरंकुश पड़ता जा रहा है। एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता प्रतीत होती है और एक मतलब नए विकल्प की आवश्यकता है पूरे बिहार को कि एक नया चेहरा, एक नया विकल्प मिले। तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए? नहीं, 9वीं फेल को आप मौका देंगे तो फिर वही हो गया। फिर बात आपको पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को आप मौका देना चाहिए कि उनको ये पता होगा कि हमारी मांगे क्या है। जो खुद पढ़ा नहीं लिखा है उसको क्या पता होगा कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, देश कैसे चलाना चाहिए। वैसे लोग विधायक कैसे बन जाते हैं, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। मैं तो मांग करता हूँ ऐसे एक मतलब नीति ऐसा आना चाहिए, मतलब ऐसा कानून लगे कि एक क्राइटेरिया सीटों के कम से कम इतने, जैसे कि आप चपरासी की नौकरी के लिए जाइएगा तो आपको बीए के इंटर की पास होना कंपल्सरी माना गया। तो राजनीति में भी कम से कम एक चुनाव लड़ने के लिए जैसे उम्र, समय, जेंडर का जैसे कि चुनाव किया जा रहा है, उस तरीके से मांग है कि शिक्षा का भी एक क्राइटेरिया सेट किया जाए, कितने मिनिमम कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चिराग पासवान कैसे है? बिल्कुल, चिराग पासवान एक नए विकल्प के तौर पे निकल के आ रहे हैं और ऐसे युवाओं का राजनीति में आना एक शुभ संकेत भी है बिहार के लिए। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चिराग पासवान का भविष्य चिराग है बिहार के राजनीति में, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बट उनका जो विस्तार है हमारे बिहार में अभी प्रॉपर तरीके से नहीं है। बट अगर बीजेपी के साथ अलायंस करता है तो भी हमें नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे मौका दिया जाएगा। बट मुझे एक्सपीरियंस लगता है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए चिराग पासवान जी को। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अंदर की बात है, वो नहीं हम भारतीय जनता पार्टी से है और ये बड़े केंद्रीय स्तर के नेताओं के मामला है। और हमारे उसमें तो बस हमें लगता है कि नए विकल्प की आवश्यकता है। बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री होना चाहिए, नया विकल्प मिलेगा तो कहीं ना कहीं नई चीजें सुधरेंगी, नई चीजें। यूपी में जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी थी, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बने उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह की शांति व्यवस्था है, जिस तरह के विकास का अगर नई एक गाथा लिखा गया पूरी यूपी, तो अपने आप में काबिले तारीफ। अभी चुनाव आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री का बिहार में। अब हमारी लोकल की बात करते हैं। बेतिया में जो हमारी रेणु देवी हैं 4 बार विधायक रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अभी फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी है। बट इतने बड़े बड़े पद उनको मिलते हुए भी क्या उतना विकास कर पाई है बेतिया के लिए, या अभी उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं हो पाया कि बेतिया का विकास कैसे करना है? इस चीज को कैसे देखते हैं? ये मतलब कह पाना मुश्किल है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं, काफी एक्सपीरियंस बहुत होगा। लगभग 20 वर्ष से अधिक विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रही है 2 बार, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रही है। ये अपने आप में मतलब इस एक जीवन में, मतलब राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता है कि एक छोटे से शहर से निकल कर मुख्यमंत्री, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए छोटे से सामान्य से परिवार से। ये बहुत ही बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो विकास की रही बात, तो देखिए हम लोग जितना मतलब अनुकूल समझ पाते हैं, शायद सारी चीजें उतना अनुकूल हो नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं काम हुआ, कुछ चीजें हुई है कि नहीं हो पाई हैं। धीरे धीरे जो भी चीजें आने वाले दिनों में जरूर होंगी और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें
मतलब महाराजा स्टेडियम है या अन्य भी जो भी चीजें हैं, उनका ही देन है। तो विकास ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए थी, शायद किसी कारणवश या परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण नहीं हो पाई। आज भी स्टेडियम की हमारी हालत वैसे की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस मुझे दिखा नहीं। बेतिया की जो सड़कें हैं उसमें मुझे भी कोई चेंजेस ज़्यादा दिखा नहीं, कहीं कहीं दिखा। अभी तो नाले के बन रहे तो काफ़ी पूरे बेतिया की रोड खराब पड़ी है। और फिर यहाँ पे आ जाए हमारे बेतिया की जो मेन हाईवे रोड है, ये भी काफ़ी हाल फिलहाल में बनी है। जो कचहरी की रोड है वो भी हाल फिलहाल में ही बनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी, बट पहले हुई नहीं। क्या मंशा वैसी रही है करने की, या फिर बस ऐसे लोग देखते रह गए, अपने चुनावी स्टंट अपनाते रह गए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब अनुकूल हो नहीं पाता है। आप चाह के भी बहुत सारी चीजें मतलब करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो जनप्रतिनिधियों के साथ भी वैसी समस्याएं रहती होंगी कि बहुत सारी चीजें करने के लिए लेकिन हो नहीं पाता है। और बहुत सारी चीजें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है जो होना चाहिए, जो सड़कें खराब पड़ी है। कमलात नगर, जो सुप्रिया सिनेमा से आप कमलात नगर की तरफ खीरी के गाछ के पास जो आएंगे, ये शहर का आज प्रवेश भी करने पानी के लगा रहता है लिए उसमें। मुख्य मार्ग है। हजारों बच्चे उस कमलात नगर कोचिंग कैंपस में पढ़ने आते हैं। इतना पानी, मतलब घुटने पर पानी लग जाता है। उस पानी को, कीचड़ को, मतलब कहीं ना कहीं उसको पार करके बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है। सबसे बड़ी मांग तो आज के डेट में वो है कि उस सड़क को अविलंब निर्माण होना चाहिए। सड़क पास हो चुकी है, पता ना किन कारणों से अभी तक बन नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद है जल्द बन जाना चाहिए। अभी 25 के चुनाव में है, तो आपको लगता है कि रेणु देवी के फिर से मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। अगर मौका मिलता हम है जनता की बात करते हैं, जनता जो हमारे यहाँ श्रीमती हमारी जो माननीय विधायक श्री है, उनको मौका मिलना चाहिए नहीं? बिल्कुल, अगर अच्छा काम किए हैं तो जनता एकदम मालिक है। जनता उन्हें जरूर मौका देगी। अगर अच्छा काम किया तो जरूर मौका पार्टी मिलेगा। टिकट दे ना दे वो अलग की बातें होती है, हम अपनी राय बैठते हैं, हम लोग पब्लिक है, हम लोग वोट देते हैं उनको। तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट उनके मतलब अपोजिट में है। अगर हाँ, उनसे बेहतर कैंडिडेट है तो कहीं ना कहीं अन्य भी विकल्प देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, अगर देखिए, हम तुलना, चुनाव के समय होता क्या है कि तुलना करना होता है करना कि होता इनसे बेहतर कौन है। कौन है। तो कहीं ना कहीं 20 बार, मतलब 20 बार के साल से वो विधायक है, 4 टर्म के विधायक है, मुख्यमंत्री रही, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री रही है। तो कहीं ना कहीं अनुभव ज्यादा है और विद्या का विकास के लिए शायद मतलब जितना वो प्रयास कर सकती है, शायद कोई और नहीं कर सकता। कुछ ऐसा देखा गया कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, नहीं इसका चुनाव था, तो उसमें देखा गया था कि गरिमा देवी जो सिकारिया है हमारे बिहार की बेतिया के मेयर है, तो कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा था कि विधायक के चुनाव लड़ेंगी, बट कहीं ना कहीं उसको नहीं, साइड कर दिया गया उनको, और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो रेणु देवी से बेहतर विकल्प गरिमा देवी सिकारिया है या फिर रेणु देवी? देखिए, ये तो आप मतलब अपने चैनल पे वोटिंग भी करा सकते हैं। हाँ, हाँ, जिस तरीके से एक नगर निगम का परसेप्शन बना दिया गया कि एक जादू की छड़ी आएगी और पूरे नगर निगम को साफ कर दिया साफ हो जाएगा। जाएगी। तो आज जिस स्थिति में कल थे आप, उस स्थिति में आज भी। तो ये ना ही कल बदला ना ही आज बदला। हम्म, तो ये बेहतर, मतलब बेहतर बेतिया का जो एक सपना दिखाया गया था, बेहतर बेतिया, विकसित बेतिया का, आज मालूम चलता है कि हाथ में कुछ है नहीं। तो जिस तरीके से बेतिया कल था, आज उससे भी बदतर स्थिति में आज है। तो कुछ बदला नहीं है। और एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुधार, देखिए, जनता खुद मालिक है। अगर इस बार के चुनाव अगर होता है तो जनता तय करेगी। हाँ, देखिए, मतलब शुरुआती दिनों में जब नया कोई विकल्प आता है तो पूरी जनता एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ उसके तरफ देखती है कि कुछ बेहतर हाँ, विकल्प आएगा, कुछ बेहतर बनेगा। लेकिन जब मालूम चलता है कि मतलब ये सिक्का खोटा है, तो कहीं ना कहीं मालूम फिर वही जस की तस जस की स्थिति। तस स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कुछ बेहतर हो पाया। होना चाहिए था बहुत सारी चीजें, लेकिन हो नहीं पाई। अभी तो आपसी रंजिश में, मतलब नगर निगम में जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है, मतलब उस तरीके से लग नहीं रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि पिछली बार देखा गया था गरिमा सिकारिया जब सभापति थी हमारी बेतिया की, तो काफी उनके नामचीन बने। काफी लोग उनको बोले थे कि अच्छी है, हमारे बेतिया के लिए बदलाव लाएगी, ये करेगी, हुई। हालांकि कुछ काम की भी वो अच्छे, बट जैसे वो सभापति बनी, उसके बाद मेयर बनी, तो उनकी जो कार्यशैली थी वो काफी बदल चुकी। जो पहले थी उस हिसाब से वो अपना कार्य नहीं कर पाए। तो फिर क्या उसमें आपको चेंजेस दिखते हैं या फिर अभी भी वैसा ही है? देखिए, मुझे लगता है बेतिया को वाकई, मतलब बिहार के पटल पे एक मतलब जिस तरीके से यहाँ के मंत्री रहे, सांसद लोग रहे, जो भी रहे, एक बड़े बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि अभी जो हमारे सांसद जी हैं माननीय संजय जायसवाल जी, वो अभी 3 बार सांसद रह चुके, चौथे बार फिर सांसद बने हुए, और बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
बट ये बिहार बेतिया जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस हिसाब से बीजेपी वाले उतना काम कर पाए या नहीं कर पाए, इस चीज में मुझे कंपेयर जानना है। देखिए, सांसद जी का काम कार्यकाल वाकई बहुत अच्छा रहा। आप बेतिया का नेशनल हाईवे देख सकते हैं। एनएच जो सुपिरिया रोड में आज जाएंगे तो लगता ही नहीं है कि 12 बजे जाएंगे तो एकदम लगता 11 बजे 12 बजे तक पूरा एकदम मार्केट खुला रहता है। हजारों लोगों को एक रोजगार का नया साधन मिला हुआ है। वो रोड बन जाने से छावनी ओवरब्रिज भी बन के लगभग फाइनल हो चुका है। अन्य भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, अन्य भी बहुत सारी। देखिए, सांसद का भी जो एक मतलब पावर है या जो भी क्षमता है, सबका एक अपना है, लेकिन जितना संभव हो पाया उन्होंने किया है और एक बेहतर बेतिया को बनाने में उनका योगदान है। और आने वाले दिनों में जब भी चंपारण का इतिहास लिखा जाएगा, उनका योगदान जो कार्यकाल है वो बेहतर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब मिथ्या लोगों का उड़ते रहा कि पेट्रोल पंप की वजह से या अन्य भी जो ऐसे हवा उठा के उनका पेट्रोल पंप, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मतलब बाधा रही होंगी। आज भी वो पेट्रोल पंप वही है, ओवरब्रिज बना ही है। सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के एनओसी में वो मामला फंसा हुआ था, जो मुझे जानकारी। तेजस्वी यादव जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर में जब ये था, तो एनओसी लेने में कुछ वो शायद एक साथ और कुछ 5-6 ओवरब्रिज का एनओसी मांग रहे थे, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार का दोनों मिल के ये छावनी ओवरब्रिज बनता है। तो उसी के बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण डिले हुआ था। तो ओवरब्रिज का एक लेन चालू भी हुआ और दूसरा लेन लगता है मुझे 1-2 महीने में भी चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जो स्टील फैक्ट्री है कुमारबाग में, वो काफी भव्य शुभारंभ भी उसका हुआ, काफी बड़े पैमाने पे काम भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है तो एक खंडहर में बदल चुका है। उस चीज को हमारे सांसद महोदय भी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा कर पाए, विधायक महोदय भी नहीं कुछ ज्यादा कर पाए। तो इस चीज में उन लोगों को कुछ करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, फिर से चालू कराना चाहिए। बिल्कुल, स्टील फैक्ट्री तो चालू होना, जिससे हमारे काफी युवाओं को रोजगार मिला था। बिल्कुल, वैसे स्टील फैक्ट्री का चालू होना चाहिए। और मैं मांग भी करता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि स्टील फैक्ट्री चालू हो गई तो वहाँ के स्थानीय युवाओं को मौका मिले, ताकि वो नए रोजगार का साधन मिले। मैंने कहा चनपटिया में जो स्टार्टअप जोन बना है, उससे हजारों युवाओं को रोजगार का, जो बाहर के देशों में, जो मतलब बाहर के राज्यों में प्लान करने जाते थे, कोरोना के बाद बहुत सारे युवा अपने आप को रोजगार स्टार्टअप जोन से किया, स्टार्टअप जोन में रोजगार पाए भी है और अन्य युवाओं को रोजगार दिए भी। एक बहुत बढ़िया, आज पूरे देश में उसकी सराहना की गई। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बन रही है, बेहतर बन रहा है। ऐसे आप भविष्य में किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, आने वाले दिनों में राजनीतिक दल का कोई मतलब इस तरह की मंशा नहीं, क्योंकि हमारा स्वतंत्र रूप से काम करने में ज्यादा मतलब विश्वास रहता है। स्वतंत्र रूप से आप जितना काम कर सकते हैं, खुल के पार्टी में जाएंगे किसी भी चीजों, तो इतनी नहीं बंदिशें होती हैं कि आप खुल के कुछ बोल नहीं पाए। सही बात। तो हमारा एक अलग परसेप्शन है, मानना है कि भाई एक खुल के बोलना, खुल का काम करना हमारा एक मतलब कि अभिषेक गुप्ता फ्यूचर में कोई पार्टी से ज्वाइन नहीं होने वाला? नहीं, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में कहीं उस तरीके का मतलब नहीं अभी फिलहाल छात्रों के लिए ही काम करते हैं। जब तक छात्र जीवन है, एमजे कॉलेज से अभी पीजी की पढ़ाई चल रही है, जब तक छात्र जीवन में है, छात्रों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी वजह से किसी छात्र का अगर भला हो सकता है तो बेशक कर सकते हैं। अभी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए पूरी उम्र बाकी है, तो आने वाले दिनों में देखा आज की जो टाइम की राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस बन चुका है। सारे लोग एक बिजनेस के तौर पे देख के और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें सुधार होना चाहिए, और जो हमारी करंट में जो करप्ट विधायक लोग हैं या फिर पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो करप्ट हैं, उनको पार्टी चेंज क्यों नहीं करती, या फिर ऐसे लोग को फिर दोबारा मौका क्यों मिल जाता है? देखिए, जनता का भी बहुत बड़ा एक मतलब कमी है। वैसे लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए जो आपको आपके चुने हुए, आपके चुन के जाने के बाद आप ही को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक है जो मतलब क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। फोन कीजिए किसी काम के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें लेटर लिखवाने के लिए जनता को देखना पड़ता है। हमको तो देखते हैं बहुत सारी चीजें। तो वैसे लोगों को मतलब वैसे लोगों को तो देखना ही नहीं चाहिए, वैसे लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए जनता को। पार्टी को भी, अन्य जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राजनीतिक दल क्या पार्टी अगर किसी को अयोग्य व्यक्ति को टिकट देती है तो जनता मालिक है। जनता वैसे लोग सदन भेजे ही नहीं। हमारे बिहार में बहुत सारी जातिवाद चलती है, जातिवाद की राजनीति बिहार, यूपी, बंगाल, यहाँ पे बस जातिवाद ही चलती है। तो आज भी हमारे जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जाति में बढ़ चुके हैं। वो भी अपनी जात को वोट देखकर वोट देते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, जो आपके संपर्क में आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जुड़े हुए सभी युवा साथियों से तो यही आग्रह रहेगा कि इस जात पात से ऊपर उठ के
मतलब एक अलग राजनीति कीजिए। ये जात पात देखिए, आज हमारी आवश्यकता है तो हम अपनी जात की बात कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए अगर लालू यादव जैसे यादव समाज की राजनीति करते हैं या एम वाई समीकरण जो एमओआई चलता है, समीकरण, तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि कोई यादव समाज का कोई बहुत बढ़िया जो नेता रहेगा वो आके मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, जब भी बनेगा उनका बेटा ही बनेगा। उनका बेटा ही बने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये समझना होगा हम सभी को कि पर जात का राजनीति कर जो नेता करता है वो एक्चुअल में जात का राजनीति नहीं करता, वो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए आपकी जाति का प्रयोग करता है। तो हम युवाओं से आग्रह है कि जात पात में नहीं बटिए, जो योग्य है, जो मतलब जो जेन्युइन है उन्हें ही चुनिए। और हम तो मतलब आज तक इन जात पात पे आप एक जात को लेके आप अगर सपोज कीजिए मैं बनिया हूँ, बाई कास्ट अगर बनिया तो मैं बनिया पूरे जीवन में सिर्फ बनिया से ही काम लूंगा। हाँ, तो ये संभव ही नहीं है कि पूरे बनिया कम्युनिटी से आप मतलब नेता बन जाए या बनिया कम्युनिटी से आप ये हो जाए। तो जात पात से ऊपर उठ के काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको समर्थन भी करना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। अभी भी जातिवाद की राजनीति हमारे बिहार में बहुत ज्यादा हावी है। इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल, पूरे यूपी बिहार में तो जात का ही मतलब राजनीति किया जाता है। कौन से किसको टिकट देना है, उसके जाति का क्या मतलब फैक्टर है, वहाँ कितना संख्या है, इन सारी चीजों का आकलन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कराती है, तब उस आधार पे मतलब उस जाति के उम्मीदवार को उतारा जाता है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है उसको उम्मीदवार बनाना चाहिए। वैसे लोगों का मुझे मानना है कि वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। अच्छा, आप कुछ पर्सनल सवाल करते बिल्कुल हैं। आपकी जो करियर शुरुआत है छात्र नेता से हुई, आप अपने आप को पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं देखते हैं। आप एक पद पे भी जाना चाहते हैं, हर किसी की इच्छा होती है पद पे जाना। बट आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आपको किसी पद दे दिया जाता है, एक सपोज करें मेयर का ही पद दे दिया जाए आपको, तो क्या बेतिया की विकास रहेगी और बेतिया में किस प्रकार काम होंगे? जो पहले की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे बेहतर होगा, या फिर जो पहले था वैसा ही है, या उसमें चेंज करके कुछ नया अपने आप बेतिया में लाएंगे? इस पे आप क्या अपना देखिए ओपिनियन है? मतलब जैसा कि आपने बताया तो ये तो मतलब मानने वाली बात हो गई। अगर अभी तो वर्तमान में एमजे कॉलेज जो चुनाव होने वाला है शासन, उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव के लिए प्रत्याशी भी हूँ। तो अगर वैसे परिस्थितियों में अगर मौका मिलता है तो सबसे बड़ी चीजें क्या है, एक इंसान के जीवन में जो मूलभूत जिसकी आवश्यकताएं हैं, समय से उसके घर से कचरा उठ जाना चाहिए, जो उसके चलने वाली सड़कें हैं वो सुचारू रूप से हो जाए, जो उसका जल जमाव की स्थिति नहीं बने, उसके घर से जो निकलने वाली नालियों की सफाई है समय समय पर हो जाए। बाकी अन्य चीजें जो है बाकी मतलब महंगाई का असर बहुत ज्यादा हमारे और आपके मतलब जीवन में जो है वो तो करना ही है, जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उसको दूर करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अभी जो कल देखा गया आपको मोतिहारी में यूथ आइकॉन 2024 से सम्मानित भी किया गया आपको, तो इसके बारे में कुछ बताया हमारी ऑडियंस को जो समझ पाए इस चीज को। देखिए ये बेसिकली द रॉयल फाउंडेशन एक संस्था है जो कि विगत 3 वर्षों से मोतिहारी में एक कार्यक्रम कराते आ रही है। लगातार 3 दिनों का उन लोगों का कार्यक्रम था। 9, 10, 11 को समापन था उस कार्यक्रम का, जिसमें मुझे भी बतौर अतिथि बुलाया गया था, जिसमें ढाका के विधायक मोहन जायसवाल, लौरिया के विधायक विनय बिहारी और मोतिहारी के जिला परिषद अध्यक्ष के पति पप्पू राय जी भी उपस्थित थे और बहुत सारे अन्य तमाम जिला परिषद के अध्यक्ष भी वहाँ उपस्थित थे। तो ये बेहतर हर वर्ष वो लोग बेहतर समाज सेवा या बेहतर जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं। इस कड़ी में शायद इस वर्ष मेरा नाम सिलेक्ट किए हुए थे, चयन हुआ था। तो बेहतर छात्र हित में काम करने के लिए उन्होंने यूथ आइकॉन 2024 का अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मान मैं एमजे कॉलेज के सभी छात्रों को समर्पित करता हूँ। उनकी बदौलत ये सम्मान मिल पाया है। आज जहाँ भी हूँ एमजे कॉलेज का और एमजे कॉलेज के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में। अच्छा, अभी आपके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, आपके प्रशंसक बहुत लोग हैं, तो उनकी तरफ से ये जानना है कि अभिषेक गुप्ता शादी कब कर रहे हैं? देखिए शादी का तो बहुत अभी मैं व्यक्तिगत मेरा मानना है कि शायद मुझे अगर अपना बस चले अगर अपने जीवन पे तो मैं शादी शायद नहीं करना पसंद करूँ। क्योंकि हो क्या जाता है कि जीवन में शादी हो जाने के बाद बहुत सारी बंदिशें बंध जाती हैं। अभी तो मान लेते हैं माता पिता है तो
अगर थोड़ी सी लेट होती है तो आदमी समझा लेता है, तो घर के लोग समझ भी जाते हैं। हम लोग का जीवन, सामाजिक जीवन में लोग, ऐसे लोगों का जीवन है कि 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक बाहर रहना पड़ता है। हालांकि इतना देर बाहर रहना उचित नहीं है रात का, लेकिन वैसी परिस्थिति आ जाती है कि मजबूरी है कि रहना पड़ता है। तो अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी को जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक शादी बहुत बड़ी बात है। मतलब कि मोदी योगी जी के फॉलो कर रहे हैं? नहीं, फॉलो उनको नहीं कर रहा है, मैं जो मेरा अनुभव कह रहा है हाँ, कि मतलब शादी हो जाने, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर अभी किसी के गर्लफ्रेंड होगी या महिला मित्र हो गया, जो भी जिससे अगर ये कनेक्टेड हो, तो होता क्या है कि दिन भर फोन पे मैसेज, चैट, ये कॉल टाइम पे वेस्ट लगे काफी रहना, ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो समय है वो मतलब मिल नहीं पाता। और हम लोग का वाकई अगर 2-2 फोन मेरे पास है, लेकिन दिन भर में जितना कॉल आ पाता है सारे कॉल अटेंड नहीं कर पाते, तो उससे समय बचेगा तब शायद किसी और को आगे समय दे पाते। दे पाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल का सामना है। तो मुझे लगता है शादी हो जाने के बाद पत्नी की भी जिम्मेदारी जो अगर बढ़ जाएगी, तो उसकी भी मान लेते हैं, अगर उसका जवाबदेही है, उसके जो भी फरमान है उसको पूरा करना ही चाहिए। लेकिन मान लेते हैं अपने अगर उस तरीके का परिस्थिति बनेगा, देखा जाएगा क्या होता है, नहीं होता। आखिरी सवाल, फ्यूचर में अपने फैमिली को भी राजनीति में इन्वॉल्व करेंगे? नहीं, मैं अपने पूरे खानदान में, मैं अपने पूरे परिवार में, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ। चूंकि हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, या जो मतलब जो ये रहा है, कभी हमारे पूरे खानदान में कोई आज तक राजनीतिक में नहीं रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने, चूंकि हम लोग मतलब बाई कास्ट बनिया है, तो हम लोग व्यवसायी वर्ग से आते हैं। व्यवसाय है। तो हम लोग का शुरू से ही परसेप्शन बना रहता है, घर का लोगों का मानना कि या तो आप जॉब के लिए जाइए या अपना रोजगार कीजिए। तो मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ अपने पूरे मतलब ये का कि आज राजनीति में आया हो। तो वो हमारे परिवार से मुझे नहीं लगता कि कोई और राजनीति में आने का दिलचस्पी रखता है या आएगा भी। मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो कि राजनीति में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमारे लिए टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फिर से मुलाकात होगी आपसे आपके जीवन के बारे में फिर से।